नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोविड-19 व एनआरएचएम द्वारा कोरोना महामारी के चलते उपलब्ध कराए गए फंड में अनियमितता की शिकायत के बाद बड़ी तादाद में दस्तावेज किए गए हैं जब्त। जताई जा रही है बड़ी कार्यवाही की संभावना। विगत दिनों सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा गया एक ट्रक चोर निकला कोरोना पॉजिटिव। थाने को किया गया सैनिटाइज। कई पुलिस कर्मचारी हुए क्वारंटीन। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में लिपिक की नियुक्ति मामले में सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले तथ्य। और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जिले में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा कमिश्नर को ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोविड-19 व एनआरएचएम द्वारा वैश्विक महामारी को देखते हुए उपलब्ध कराए गए फंड में बड़ी मात्रा में आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा पहले छापामार कार्यवाही कर दस्तावेज खंगाले गए। अब बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त भी कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर आवंटित की गई राशि में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में सीएमएचओ कार्यालय टीम पहुंची और हुई गड़बड़ियों के दस्तावेज खंगाले गए और बड़ी संख्या में दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस मसले पर ईओडब्ल्यू द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और लगातार तत्कालीन सीएमएचओ रहे डॉक्टर आर.एस. पांडे समेत अन्य जिम्मेदारों से पूछताछ की जा रही है। की जा रही कार्यवाही के संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी बीरेन जैन से बात की गई तो उन्होंने की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। बजट आवंटित हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। उसको लेकर ईओडब्ल्यू सीएमएचओ कार्यालय में जांच कर रहा है। अभी तक क्या तथ्य पाए गए हैं और किनके खिलाफ ये जांच की जा रही है? सीएमएचओ ऑफिस रीवा के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि नेशनल हेल्थ मिशन और कोविड-19 इसकी जो राशि शासन से मिली थी और उसमें कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में जांच की जा रही है। कुछ साक्ष्यों में कथन भी दिए गए हैं मौके पर जाके और दस्तावेज भी प्राप्त किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर भी जांच है और बीच से जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कौन कौन संदिग्ध है जो उस कार्य में पदस्थ हैं रहे हैं उस दौरान, पर अभी प्रारंभिक स्तर पर है और इसमें जो है वो मुख्य आयोग जो है वो निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी है। उनकी सहायता के लिए भी उनके चाहे अनुसार निरीक्षकों को बोला गया है। टीम गठित। विगत दिनों सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा गया ट्रक चोर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इधर ट्रक चोरी करने वाले युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप मच। वहीं ये बात सामने आते ही थाने को सैनिटाइज किया गया है तथा उसके संपर्क में आने वाले 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन भी किया गया है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विगत 22 अगस्त को रतहरा के समीप से ट्रक चोरी कर भाग रहे अमर सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एहतियातन 5 पुलिस वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही थाने को सैनिटाइज किया गया है। आज रीवा नगर पालिका निगम क्षेत्र में कुल 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें से 2 हमारे जेल से संबंधित कैदी हैं। उनमें से एक कैदी का संबंध सिटी कोतवाली थाने से और एक जवा थाने से। इसके अतिरिक्त एक पेशेंट जो है वो इंदिरा नगर के हैं। एक अभी महिला पेशेंट्स की जानकारी प्राप्त हुई है, वहीं जा रहे हैं। सिटी कोतवाली थाने में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 4 दिन पहले 22 तारीख को अमर सिंह नाम का एक चोरी का आरोपी पकड़ा गया था। उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर हमने उसके संपर्क में आए 5 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में लिपिक की नियुक्ति में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। लिपिक की नियुक्ति मामले में जब नियुक्ति पत्र जारी किया गया उस समय अधिष्ठाता सूची के मुताबिक डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी अधिष्ठाता थे ही नहीं, बल्कि उस दौर में सर्जरी विभाग के एचओडी थे। और जिस समय 1986 में लिपिक विनोद सोयन की नियुक्ति की गई थी उस समय अधिष्ठाता जे.एल. गुप्ता थे, जो कि 1986 से लेकर 1988 तक डीन रहे हैं। इसके बाद भी लिपिक विनोद सेन की नियुक्ति में अधिष्ठाता टी.एस. त्रिपाठी की दस्तखत भी
कई सवालों को जन्म दे रही है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां लिपिक की नियुक्ति को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वहीं पर वह लिपिक नियुक्त भी है जहां पर उसके जांच के पत्र आते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने प्रभाव के कारण कई पत्र दबाकर भी बैठ जाता है। इस स्थिति में जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। जी हां, जिस लिपिक की नियुक्ति 89 दिनों के लिए की गई थी, वही लिपिक आज मेडिकल कॉलेज व वहां के अच्छे अधिकारियों को अपनी उंगलियों में नचा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि जिसकी नियुक्ति ही अवैध है, वही सर्वे सर्वा बनकर मेडिकल कॉलेज की विधि शाखा का प्रमुख बनकर बैठा हुआ है। चूँकि लिपिक इसके पूर्व स्थापना शाखा में भी रहा है, ऐसी स्थिति में वह स्थापना के साथ साथ विधि विभाग में भी अपनी अच्छी पैठ रखता है। ऐसी स्थिति में वहां जांच के नाम पर आने वाले कई दस्तावेजों को भी दबा दिया जाता है। यही वजह है कि लिपिक विनोद सेन की जांच में इतनी हीला हवाली हो रही है। मेडिकल कॉलेज के विधि शाखा में पदस्थ लिपिक की जांच तो चल ही रही है, साथ ही दर्जनों की संख्या में इसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हैं। इसके बाद भी ठोस कार्यवाही ना हो पाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसके अलावा ना तो इस बाबू को अभी तक स्थानांतरित किया जा रहा है, न ही अपर लेवल की जाँच कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो EOW की जाँच भी चल रही है। इसके बाद भी इस मामले को दबाने का प्रयास जारी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र में अधिष्ठाता डॉक्टर TS त्रिपाठी की साइन है, लेकिन डॉक्टर TS त्रिपाठी उस दौर में सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और अधिष्ठाता JL गुप्ता थे। इस बात के कई प्रमाण हैं जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अधिष्ठाता लिस्ट में ही देखें तो जिस दौर में नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उस दौर में डॉक्टर TS त्रिपाठी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं पाया गया, बल्कि उस दौर में वो HOD थे। हालांकि उस दौर के बाद वो कई बार अधिष्ठाता बने और लंबे समय तक अधिष्ठाता रहे भी, लेकिन नियुक्ति के समय नहीं रहे और नियुक्ति पत्र में बाकायदा सिग्नेचर डॉक्टर TS त्रिपाठी के ही है। इसलिए इस नियुक्ति में कई पेंच फंस रहे हैं। बावजूद इसके जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही देखी जा रही है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस दिशा में उनका ध्यान आकृष्ट कराया और समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग भी की है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने ज्ञापन के माध्यम से किसानों को होने वाली यूरिया की समस्या के अलावा उसकी कालाबाजारी के संबंध में कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके अलावा जिले भर में बिजली की कटौती एवं बढ़े हुए बिल भेजकर नोटिस भेजी जा रही है, जो कि इस संकट के समय में जनता के साथ बड़ी नाइंसाफी। इसके साथ ही श्री सिंह ने कोरोना के नाम पर भी जनता को लूटने का आरोप लगाया, चाहे वह मास्क की आड़ में हो या फिर पुलिस के माध्यम से की जा रही वसूली हो। यही नहीं, इसके अलावा जिले भर में आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। पूर्व विधायक ने कहा कि नशा का कारोबार भी जिले में बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। इसी का परिणाम है कि मऊगंज के पथरिया में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इन तमाम समस्याओं को गिनाते हुए कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मांग की है कि जल्द ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। जिले में कई सामायिक मुद्दे थे जिस पे आमजन काफ़ी पीड़ित हैं। उस बात को लेकर के मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन के माध्यम से वैसे भी मैं बताने आया था कि इस पर आप चर्चा करें। जैसे कि इस समय बिजली मुद्दे को लेकर के आमजन 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 रुपये से लेकर के 200 जो भी जेन्युइन बिल थे वो थे। अब इससे 10 गुना 20 गुना बिल आज आना शुरू हो गए, जिससे आम जनता पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर सुधार करें। दूसरी बात, खाद के लेकर के किसान काफ़ी परेशान हैं। सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, ब्लैक में थोड़ी बहुत दुकानों में मिलती हैं, जिससे किसान पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर विचार करें। तीसरी बात, अभी हमारे मऊगंज से लगे हुए पथरिया गाँव में एक बड़ी घटना घटी जिसमें कि हत्या तक हो गई और इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही हुई और उसमें पुलिस ने खैर कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई भर से निदान संभव नहीं है। और उसमें जो पुलिस संलिप्त हो जाती है, खासकर चाहे अवैध शराब हो, कोरेक्स हो, इन सब मामलों में इस बात को बताने आया कि इस पर प्रशासन चेते और पुलिस के खिलाफ भी ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, मवेशी हमारे रोडों पर काफ़ी हैं और कमलनाथ जी ने गौशाला भी बनाया, लेकिन अभी तक उसमें मवेशी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज कमिश्नर रीवा से हमने चर्चा किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द निदान कराएंगे। मास्क न लगाने पर
कभी धोखे से कोई घर से निकल पड़ा, मास्क छूट गया, उसमें पुलिस प्रताड़ित कर रही। इस पर भी हमने उनसे चर्चा किया कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी है, बस रास्ते मास्क को लेकर के आम जन प्रताड़ित हो पुलिस के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने कमिश्नर से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे देखिए क्या है कि स्वाभाविक है, इस समय त्राही मची हुई है, खासकर जब से कोरोना लगा है। कोरोना के नाम पर खासकर जब से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कोरोना के नाम पर पूरे प्रशासन को अपने हिसाब से चला रहे हैं और विपक्ष का गला घोट दिए हैं, आम जन का गला घोट दिए हैं और कोई भी अपनी बात नहीं कह पा रहा। धीरे धीरे जनता जागरूक हो गई है और निश्चित रूप से हर जगह आंदोलन शुरू हो। मुझे भी आंदोलन करना, इसीलिए तो मैं चेताने आया था इन सब मुद्दों को लेकर के कि अगर आप इस पर नहीं चेते, मजबूरन हम लोगों को न ये सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, न और सब सारी चीज़ों का, और न कोरोना का। हम लोगों को आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हैं अगर इस तरीके से जनता पीड़ित रही। सेन समाज के 2 नौनिहालों की हत्या के बाद आक्रोशित समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शहर में काला झंडा लेकर जुलूस निकाले और कमिश्नर कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने रीवा पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और कॉलेज चौक के समीप से काला झंडा लेकर जुलूस निकालते हुए शिल्पी प्लाजा कमिश्नर कार्यालय होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट पहुँच गए और मनगवा थाने में पदस्थ निरीक्षक संतोष शुक्ला को निलंबित किए जाने सहित मनकवार चौकी प्रभारी को हटाए जाने की मांग, साथ ही सीआईडी से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, हत्या करने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की भी मांग की गई है। सर जी, मेरे भाई का हत्या किया गया। मेरा भाई जयप्रकाश सेन है और हत्यारे वहीं गांव के हैं। मैंने इसके पूर्व में अपने भाई के विषय में कई बार मार्च से विवाद हो रहा था। पड़ोसी शिवम तिवारी नामक व्यक्ति है, उससे हमारे भाई से घर पूरे परिवार के साथ मारपीट भी हुई थी। होली के टाइम की घटना है। फिर हमने चौकी में लिखित आवेदन दिया, जो राड लेके दौड़ा था मारने, उसको जब्ती में भी दिया चौकी में। वहाँ से कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। फिर दोबारा हमने थाने में किया। तीसरी बार हमारे घर में चोरी हुई अप्रैल महीने में, तो अज्ञात व्यक्ति के नाम हमने मनकवार चौकी में FIR किया, उसमें भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। और 30 मार्च को हमारे मनीष भाई है, उसके साथ मारपीट की गई शिवम के द्वारा। 10-12 लोग वहाँ मारपीट करने घर के पास में, वो खेत से आ रहा था काट के, उसको मारपीट किए। फिर हमने उसको लेकर मनगवा आया, MLC हुई उसकी। इसके बाद उसके शिवम तिवारी के खिलाफ 323, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सुबह हम लोग रिपोर्ट किए, FIR हुआ। शाम को वही शिवम तिवारी आके और अपने हाथ में ब्लेड मारा। क्या किया तो वो हम लोगों को 3 लोगों के ऊपर अपराध कायम हुआ काउंटर केस के रूप में, जो कि हम लोग 12 आदमी को बता रहे थे। तो वहाँ का मुंशी बोला कि 1 आदमी मारा है कि 12 आदमी। हम लोगों का बयान तक नहीं लिखे, 1 आदमी को अपराधी बनाया, बल्कि हमको 3 लोगों को अपराधी उसी का। ये उसकी माँ सरोज तिवारी इसके पहले से कई बार धमकी दे चुकी थी कि हम तुम्हारी एक-एक करके हत्या करेंगे। ये घटना 3 तारीख की शाम को 6 बजे ये घर से निकले थे मोहित और शिव जयप्रकाश। ये कहाँ ये लोग गए कांटी पहुँचाने चाची को, वहाँ से लोग वापस आ रहे थे। अब ये रास्ते में फ़ोन इनका जब 7 बजे तक घर नहीं पहुँचे तो हम लोग इनको फ़ोन लगाए, तो फ़ोन दोनों बच्चों का बंद था। फिर जहाँ ये गए थे वहाँ हमने फ़ोन लगा के पता किया, तो लोग बताए कि ये 7 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुके हैं। हम लोग इधर उधर कई जगह रिश्तेदारियों में पता किया, कहीं भी जाने की सूचना नहीं मिली। इसके उपरांत हमने बाइक लेके अपनी घर से रघुराजगढ़ के बगीचा है, सतगढ़ नदी का किनारा, वहाँ तक गए भी देखने 9-10 के बाद आसपास रात को। कोई ऐसी शिनाख्त हम लोगों को नहीं मिली। जहाँ पे इनकी मृत लाश मिली है नहर में, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि रास्ता जाने का वही है। तो हम लोग वहीं से गुजरे, तो ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था। जयप्रकाश सेन एवं मोहित सेन की दिनांक 3/8/20 को जो रात्रि में हत्या की गई। हत्यारों के गिरफ्तारी के लिए हम लोग 7 तारीख को
अपने संगठन के माध्यम से एवं परिवार 12 तारीख को मिला न्याय के लिए। आज तक हम लोग भोपाल तक हो आए हैं, आज तक अभी 23 दिन बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला। और मैं 7 तारीख को माननीय एसपी साहब को अल्टीमेटम भी दिया था कि यदि आप 15 दिवस के अंदर हमारे समाज के बंदों को न्याय देंगे तो ठीक है, नहीं हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो आज हमारा कल परसों 15 दिन खत्म हो चुका है। आज हम उसी के उद्देश्य में यदि ये तो पहला चरण हमारा रीवा में है, यदि इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो ये संगठन, जिस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, 22 प्रांतों में काम कर रहा है, तो हमारा ये आंदोलन 22 प्रांतों तक जाएगा। यदि इतने में ये पुलिस प्रशासन जग गया तो अच्छी बात है। अगले मंगल तक के लिए हम इनको पुनः समय देते हैं। यदि ये अगले मंगल तक अपनी कार्यवाही पूर्ण नहीं किए तो हमारा ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत देश में निरंतर जारी रहेगा। मेरा नाम है BL सेन बटुक, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया महापद्मनन कम्युनिटी एंड एजुकेटेड एसोसिएशन। हाँ, ये सेन समाज के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन 2 सेन समाज के युवक राखी बंधवा के अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे और रास्ते में ही वो लोग गाड़ी का या मोटरसाइकिल का उनको एक्सीडेंट हो गया और नवनिर्मित नहर में जाकर के वो गिर गए। ऐसा मानना है कि उनकी शायद हत्या हुई, ऐसा परिवारजनों का कहना है। और उसकी जांच को लेकर के, जांच लंबित है या समय लग रहा है उसमें, उसी के संबंध को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है सेन समाज के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। सर, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? अब ये चूँकि पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस के कार्य क्षेत्र का काम है। ये हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है, कलेक्टर साहब के नाम पर, उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त करके उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरौं के रहने वाले सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हरिजन आदिवासियों ने गांव के सरहंगों द्वारा रास्ता बंद कर दिए जाने की फरियाद लगाई है। यह मामला है ग्राम बरौं का, जहां पर गांव के ही रामदास तिवारी द्वारा सैकड़ों हरिजन आदिवासियों का आम रास्ता सरहंगाई के दम पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद बस्ती भर के लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी बात से आक्रोशित लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता प्रमोद शर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मैं प्रमोद शर्मा हूँ, आम आदमी पार्टी का भूतपूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया से। ये लोग जो है मेरी विधानसभा से ही हैं। इनके जो है मकान जो बना हुआ है वहाँ पर चंद्रपुर में, उस जगह पे जो है ये लोगों ने भी सामने से बहुत दिन से बसे हुए हैं और इनके सामने बाड़ी लगा दी है। इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो इनका जो है गांव से इनके नेतृत्व करते हुए अजय पटेल हैं, वो लेके आए थे। हमसे इनसे मुलाकात हुई थी, ज्ञापन सौंपा गया इस बात के लिए कि इनका रास्ता दिलाया जाए और इनके साथ जिन्होंने बाड़ी लगाई, बाड़ी तत्काल हटाने के लिए कहा जाए। इस बात के लिए ये सब लोग यहाँ पहुँचे थे और मैं इनके साथ में इनका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर अजय के साथ में यहाँ पर उपलब्ध हुआ। मुहर्रम पर्व में कोरोना संक्रमण की वजह से ताजिया निकालना प्रतिबंधित हो चुका है। ऐसी स्थिति में पहली बार बरसों पुरानी परंपरा टूट रही है। बावजूद इसके महामारी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज के लोग भी शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ताजिया जुलूस नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया है। वहीं मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मुस्लिम समाज के मोहम्मद बारिश, सहफूज खान समेत मुहर्रम कमेटी के अन्य सदस्यों ने ज्ञापन सौंपते हुए सामान्य रूप से ताजिया की चौकी में रखने की मांग की है। मांग ये है भैया हम लोगों की कि जो हमारा इमाम बाड़ा है पुश्तैनी सदियों पुराना, उसके सामने जो हमारा ये चौक होता है, इमाम चौक कहते हैं इसे, और मुहर्रम की 9 तारीख की रात 12 बजे के बाद हम ताजिया अपने इमाम बाड़ों से अपने घर के सामने जो चौक होता है वहाँ रखने के लिए इजाज़त के लिए आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मांग ये है हम लोगों की कि जो अभी कोरोना की वजह से पूरी महामारी फैली हुई है, तो शासन का निर्देश ये है कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी पर्व न मनाएं। तो हम लोग शासन के बिल्कुल मार्गदर्शन के अनुसार ही चलना चाहते हैं और चलेंगे, बशर्ते ये कि हम लोगों का जो मुहर्रम का गम का त्यौहार है, कोई खुशी का पर्व होता नहीं है ये। तो हमें इमामबाड़े से चौक में ताजिया रखने की परमिशन दी जाए। हम लोग प्रशासन से ये और ज़िला प्रतिनिधि जो विधायक हैं हमारे ज़िले के, उनसे भी ये अपील है हमारी कि वो सब
हमारे इस गम के त्यौहार में हमारा सहयोग करें और इमाम चौक में ताजिया रखने की अनुमति दिलवाएं कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन के माध्यम से। कल हम लोग कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब अब देखिए क्या है, इमाम बाड़ा जो है और ताजिया और ये जो हमारा पर्व है, इन सब चीज़ों को अब उनको जनप्रतिनिधि जो हमारे उसमें गए थे शांति समिति में, उनको ये बातें वो बताने के लिए ये नहीं हुआ। इस बार शांति समिति की शायद जिला ये होती है वो उसमें उन्होंने लिया नहीं मीटिंग, तो ये बात नहीं आई भैया। और अपन ये हम लोग ये चाहते हैं, पूरे शहर के जो ताजियादार हैं वो ये चाहते हैं कि भाई शाहबोलन हमारे मेन मरकज़ है और ये हमारे मेन जिम्मेदार हैं भाई शाहबोलन शरीफ के, तो यहाँ से पूरा जुलूस उठता था। इस बार हम जुलूस कोई अलम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि भीड़ भाड़ इकट्ठा हो, लेकिन सिर्फ हमारी एक पॉइंट की मांग है कि आप हमें आप अपने चैनल के माध्यम से ये जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके पास भी ये हमारा मैसेज पहुँचे और जो पूरा मुस्लिम समाज शासन के दिशा निर्देशों के पालन करते हुए इमाम बाड़ों से चौक में ताजिया रखने के लिए 29 तारीख की रात 12 बजे के बाद ये परमिशन दिलाई जाए। और ये हमारी मांग है और हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इमाम चौक में चारों तरफ रस्सी बंधवा करके ये कर देंगे। जो लोग आएंगे अपना जो कम से कम लोग जो आएंगे उनको अपन फातिहा होगी और तुरंत निकल जाएंगे। 5 लोगों से ज़्यादा हम लोग इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये सब ताजियादार जो भी अपने इमाम चौक में ताजिया रखेंगे उनकी सबकी जिम्मेदारी होगी और अपने अपने तरीके से ये करेंगे। और हम जिला प्रशासन से सहयोग की अपील करते हैं कि वो इस चीज़ के गम के त्यौहार में हमारा साथ दें। जो भी ये शाहबोलन शरीफ से ताजिया चौक में रखी जाती है वो हर साल की तरह इस साल भी रखी जाए। कोरोना की महामारी देखते हुए चल रहे हैं अपन, तो उसके लिए भी विचार में हैं। जैसे कि देखा गया सारे त्यौहार हमने मनाया, बड़े ही जैसे जैसे गाइडलाइन दिया सरकार ने, जैसे जैसे गाइडलाइन किया गया उसी तरह हमने मनाया। लेकिन ये गमे हुसैन का त्यौहार बड़े ही शांति और संभव से हम चौक में रखना चाहते हैं और इसे मनाना चाहते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। चौक हमारी 1442 हिजरी कभी चौक खाली नहीं हुई और इस साल ये चौक ना खाली रहे तो बेहतर। इसलिए हम सारे प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी चौक खाली ना रहे, इमाम चौक खाली ना रहे। मोहम्मद अकील उसको गुस्सो। हमारी मांग शासन से है और अपने प्रशासन से कि कम से कम चौक में ताजिया रखने के लिए इजाज़त दे प्रशासन हमको, और शासन की जो गाइडलाइन है हम उसे पूरा फॉलो करेंगे। हम करेंगे, हमारे मुस्लिम समाज के लोग करेंगे, दीगर लोग जो आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं हमारे यहाँ में, उनको सब कुछ शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हम ये काम करेंगे। लेकिन मांग हमारी प्रशासन से है, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और जिला प्रशासन में जो भी है गजटेड जिम्मेदार अधिकारी है, उनके साथ से मैं बिछिया मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष हूँ।